बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में भाई बहन शीर्षक है कहानी का, उसके बारे में आपसे कुछ मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले ही आप ये जान लीजिए कि लेखिका हैं वो बंग महिला के नाम से जानी जाती रही हैं हिंदी साहित्य में। उनका जो मूल नाम था वो राजेंद्र बाला घोष, और राजेंद्र बाला घोष जी को बंग महिला के नाम से संबोधित किया है। आप पढ़िएगा अपनी किताब में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक हुआ करते थे, उन्होंने ये नाम दिया था। और ये कहानी 1908 में प्रकाशित हुई थी। बाल प्रभाकर करके एक ग्रंथ हुआ करता था उस समय। उसके खंड 3 में अंक 1 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी, जिसमें स्वदेश यानी अपना देश और स्वदेशी वस्तु, अपने देश में बनी हुई वस्तु के ऊपर लेखिका ने प्रकाश डाला है, उसके महत्व पर। इसमें 3 पात्र हैं, जिसमें एक पात्र तो बिल्कुल गौण है, उसका कोई खास महत्व नहीं है। वो है पिता बाबू जयराम दास जी और बड़े भाई श्री राम हैं, और ये भाई बहन, कुल मिलाकर के 4 पात्र हुए। पिता जो है वो गौण हैं, माने एक कहते हैं ना कि गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में, उनका कोई खास उसमें रोल नहीं है। बड़े भाई श्री राम हैं, वो एक उपदेशक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में यहाँ उनको कहानी में स्थान मिला है। और मुख्य पात्र जो हैं वो 2 भाई बहन हैं। एक भाई है जिसकी 11 वर्ष की आयु है, और बहन है सुंदरी जिसकी अवस्था है करीब 6 से 7 वर्ष उसकी उम्र है। और बड़ा भाई, उसका सुंदरी से जो बड़ा है उसका नाम है साहब। गोरा चिट्टा था इसलिए गांव के लोग साहब कहते थे उसको। उसकी उम्र है 11 वर्ष। ये कैरेक्टर को आप समझ लीजिए। पहले प्लॉट जो है ये है जब अंग्रेजों का जमाना था, और उनके बनाए हुए सामान भारत में बिकते थे। पश्चिमी देशों से सब सामान आता था, वो भारत के बाजारों में भरा हुआ था, और अपने देश का जो सामान है वो कम बिकता था। उसी के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला है और पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है लेखिका ने। कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है कि नाटी इमली, मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको एक दूसरे अंदाज में, किताब देख देख करके लाइन बाय लाइन मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन हर लाइन पे हमारी चर्चा होगी। और मेरे वीडियो के बाद आप किताब पढ़ के देखेंगे कहीं कोई अंश छूट नहीं रहा है। अगर कोई छूटा भी तो आप बाद में हमसे चर्चा कर लीजिएगा उस पर। नाटी इमली एक जगह है बनारस में, वहां पर हर साल रामलीला होती है, मेला लगता है। तो उस मेले में भरत मिलाप, आप रामायण रामचरितमानस में आपने सुना होगा कि जब 14 वर्ष के वनवास के बाद राम आते हैं लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद सीता को लेकर के, तो राम और भरत मिलते हैं। ये भरत मिलाप जो हो रहा है राम और भरत का, इसी भरत मिलाप का दृश्य उस दिन होने वाला था मेला में। तो जयराम दास जी हैं अपने 2 बच्चों को, साहब को, अपने एक बेटे को, और छोटी बिटिया जो है सुंदरी, जिसे लोग सुंदरिया कहते थे, दोनों को लेके मेला देखने जा रहे हैं। बच्चे छोटे हैं, पिता के हाथ की उंगली पकड़ के जा रहे हैं, और स्वाभाविक है कि जब मेला देखने बच्चे जाएंगे तो खुश होंगे ही। आज का दौर तो था नहीं कि वहां थिएटर और मॉल में माने सब सिनेमा घर है, थिएटर है, ऐसा तो था नहीं तब। मेला बहुत बड़ी बात होती थी मनोरंजन के लिए, और खास करके बच्चों के लिए तो पूछिए मत। अब बच्चे मेला जाएंगे तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, उनके घर से उनको कुछ मिलेगा, पॉकेट मनी। बहन जो है उसके पास एक आने की पूंजी है, यानी उसे एक आना मिला है।
माँ ने उसको 1 आना दिया। 1 आने में 4 पैसे हुआ करते थे। तो 4 पैसे 1 आने की पूंजी लेकर के चली है सुंदरी, और उसी 1 आने में वो सोचती है कि मैं सब कुछ, बहुत कुछ ले लूंगी, ये लूंगी, वो लूंगी, है ना। बहुत कुछ खरीदने की उसकी मतलब इच्छा है, और उसके मन में है भी कि मैं खरीद लूंगी। और अपने भाई से कहती है कि मैं तो वो लूंगी, वो लूंगी, और जो देखती उसी पे वो टूट पड़ती थी मेले में। भाई जो है, यहां पर थोड़ा सा मनोविज्ञान है बच्चे का। भाई थोड़ा बड़ा है, लेकिन उस समय उतनी ऐसी उम्र नहीं है कि बहन के प्रति काफी ममता हो, दया हो, प्यार हो। इस अवस्था को अभी प्राप्त नहीं हुआ था। वो थोड़ा अभी ईर्ष्या में जी रहा है, बहन को नीचा दिखाना चाहता है, उसको तंग करना चाहता है। कुछ परिवार में ऐसा परिवेश होता है, ऐसा वातावरण हो जाता है जहां बच्चे आपस में थोड़ा लड़ते झगड़ते हैं। आज भी है, आज भी है। बड़ा अगर है तो छोटी बहन को अगर मार दिया और बहन ने हाथ उठा दिया तो घर के लोग कहेंगे, अरे तुम लड़की होकर के भाई पे हाथ उठाती हो। तो ये जो भेदभाव है हमारे समाज में है, आज भी है, उस तब भी था, आज भी है ना। अगर छोटी होके बड़े भाई को मारती है तो लोग कहेंगे भाई पे हाथ उठा रही है, और बड़ी बहन ने अगर छोटे भाई को मार दिया तो तुम बड़ी हो गई हो, तुमको तमीज नहीं है, छोटे भाई पर हाथ उठाती हो। ये जो है, ये आज भी आपके घर में, समाज में ये सब चीजें हैं। बहन को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन बहन जो है वो मां से उसको शिक्षा मिली है, कैसे संतुष्ट रहा जाता है, कम में कैसे संतोष धारण करते हैं, ये ज्ञान उसको मां से मिला है। मां बचपन में कहती थी उसको कि देख बेटा, भैया बड़ा है, तू छोटी है, जो बड़ा है उसको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, कोई बात नहीं, तू छोटी है, तुमको कम लेना चाहिए, अगर कम मिले तो दुख नहीं मानना चाहिए। इस बात को सुंदरी ने माने जीवन का मंत्र बना लिया था। जैसे एक गणित में जैसे फॉर्मूला होता है ना, वैसे लाइफ का ये फॉर्मूला था उसके पास, लाइफ मंत्र, कि जो है उसमें संतुष्ट रहो, किसके पास क्या है कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो मिला है उसमें शांत रहो, खुश रहो। ये मंत्र उसे मां से मिला था बचपन में। और आप पढ़ेंगे किताब में, संतोष के बारे में बताया गया है कि जिसने संतुष्ट रहना सीख लिया वो दुनिया में सब कुछ पा लिया। उसे, सुंदरी को ये लगता था कि साहब का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। इन बातों से उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी, मानसिक पीड़ा नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं होता था, क्योंकि उसकी परवरिश ऐसी हुई थी, उसमें संस्कार ऐसे डाले गए थे। वो बचपन से ही जानती है कि मैं लड़की हूं, छोटी हूं, भैया के इतना मेरा अधिकार नहीं है, मुझे जो मिला है मां से काफी है, मुझे संतुष्ट रहना चाहिए। ये चीज उसे बचपन से सिखाई गई थी और उसने अच्छी तरह सीखा था इसे। एक लाइन है किताब में, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है ना। किसी कवि ने कहा है कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, है ना, ये उतना ही चलिए, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जितनी जगह हो पैर उतनी फैलाइए, जो है उसमें संतुष्ट रहिए। और ये बुद्धिमान का काम होता है। ये जो लोग इस तरह से करते हैं, जीवन का अपना बना लेते हैं आदर्श, कि निज अवस्था में, माने अपनी अवस्था में, हमारी जो अवस्था है, मैं जिस पोजीशन में हूं उसमें संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना, माने जो है उसी के हिसाब से अपना चलना, मैनेज करना, प्रबंध करना अपने लाइफ स्टाइल को। ये है जो वाइज मैन होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनका यही काम होता है। साहब जो है वो देखता है कि
मेरे परेशान करने से परेशान हो नहीं रही है ना, परेशान हो नहीं रही है, क्योंकि वो उसने कहा ना कि भाई मैं सब कुछ ले लूंगी, तो ये कहता कैसे ले लोगी भाई, 3-4 पैसे रखे हैं, कैसे हो जाएगा सब कुछ, क्या मिलेगा, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं है, इतने पैसे में कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूं। लेकिन जब इन चीजों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा, तो उस पर असर दिलवाने के लिए कि चलो मैं अगर इसे तंग नहीं कर पाया तो पिताजी से तंग करवा दूं, तो पिताजी से कहता है साहब देखिए पिताजी, ये कहती है कि मैं एक आने में सब ले लूंगी, कैसी पागल है। लेकिन पिताजी जो है वो थोड़े से तटस्थ हैं, उनका ध्यान दूसरी तरफ है। वो कहते हैं, वो इस बात पर ध्यान नहीं दिए कि मेरा बेटा जो है बेटी को छोटा दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, इस पर उनका ध्यान गया नहीं। वो कहते हैं अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, चलो पहले मेला देखते हैं, पहले मेला देखते हैं, उसके बाद। तो वो बात जो है वो छिप गई। साहब का जो मतलब है वो पूरा नहीं हुआ कि मुझसे तो नहीं, पिताजी अगर उसको पागल कहते, मूर्ख कहते तो उसको अच्छा लगता कि पिताजी ने उसको मूर्ख कह दिया, पगली कह दिया तो अच्छा लगे। लेकिन उसको ये मौका मिला नहीं, खुद भी नहीं उसको ये हुआ, पिताजी से भी नहीं उसको माने डांट या फटकार या उसको जो कहलवाना था छोटे शब्द वो नहीं कहलवा पाया, उसका हौसला पूरा हुआ नहीं। तो अभी उसने मतलब हिम्मत नहीं हारी है उसे नीचा दिखाने के लिए। फिर वो स्कूल के जैसे प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं मास्टर जी, या मदरसे में जैसे मौलवी लोग होते हैं, वो छोटे बच्चों को जैसे सिखाते हैं ना गिनती पहाड़ा 2 2 4 है ना, 1 1 2, छोटी छोटी चीजें, वैसे उसको समझाने लगा। देख ये 4 पैसे है ना, 1 पैसे का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे पैसे का 4। ये 4 ही चीजें तू खरीद पाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं खरीद पाएगी तू। मैं तो बहुत कुछ खरीदूंगा, ये मिठाई वो मिठाई, फल क्या क्या सब पढ़िएगा किताब में है। उसमें एक शब्द शायद आपके दिमाग में नहीं आवे, रेवड़ी समझते होंगे आप, जो कैंडी होती है उसके ऊपर वो सफेद तिल जो लगा होता है क्यूब टाइप का, वो है रेवड़ी। रबड़ी वो दूध वाला नहीं, रेवड़ी एक मिठाई है जो तिल जिसके ऊपर लगा होता है। और एक शब्द मिलेगा आपको जो आपको कंफ्यूज करेगा, नान खताई। नान खताई एक काइंड ऑफ बिस्किट है, होममेड बिस्किट जिसको बेकरी वगैरह में जो तैयार होता है। नान खताई एक रफ बिस्किट है। तो जब ये सारी चीजें साहब जो है बहन को तंग नहीं कर पाता है और कहता है कि मेरे पास देखो इतने पैसे हैं, मैं बहुत सारी चीजें ले सकता हूं, तब सुंदरी जो है थोड़ी उदास हो जाती है। और यहां देखो उसका भोलापन, कैसे दिल को छूने वाली बात कहती है। कहते हैं ना कि जो पत्थर दिल होगा वो भी पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। वो बड़े भोलेपन से, बड़ी सादगी से, बड़ा ही इनोसेंट जैसे होता है ना, उस तरह से वो कहती है। वो क्या कहती है देखिए, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी ना दोगे भैया, है ना, मैं तो तुमसे छोटी हूं, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, तो क्या जो कुछ खरीदोगे उसमें से थोड़ा भी मुझे नहीं दोगे। ये जैसे कहती है ना, तो इतना वो बदमाश भाई भी थोड़ा सा पिघल जाता है, लज्जित हो जाता है। वहां पर वो पराजित होता है सुंदरी से। सुंदरी का जो एक सीधापन है, भोलापन है ना, उसके अंदर जो एक निर्दोष भाव है, उससे वो व्यवहार में थोड़ा सा क्रूर भाई भी नम्र हो जाता है, उसका हृदय पिघल जाता है। तो पिघल करके वो उछल दया तो नहीं दिखाता है, हाँ लज्जित होकर शांत हो जाता है। शाम को एक दिन यहां सीन बदल रहा है, मेले का सीन खत्म है ना, ध्यान दीजिएगा, मेले का सीन खत्म, शाम का वक्त है।
और उस समय ये चूंकि गांव का दृश्य है, बनारस के पास एक गांव है, वहां के लिए रहने वाले लोग हैं, तो गांव में बिजली तो नहीं हुआ करती थी, तो दिए की दिया एक शब्द मिलेगा, दिए दीपक दीपक की रोशनी में बड़े भाई काफी बड़े हैं, उनका नाम श्री राम है, वो पढ़ रहे थे। तो वहीं सुंदरी आती है और साहब भी आता, मैंने दोनों भाई बहन आते हैं। सुंदरी जो है वो बड़े भाई की किताब में देखती है कि किताब बिल्कुल बस खाली वो प्रिंट है, उसमें कहीं कोई पिक्चर नहीं है, बच्चों को पिक्चर वाली किताबें अच्छी लगती हैं। तो अपने बड़े भाई साहब से कहती है ना, कि भैया साहब की किताब में तो रेल की तस्वीर है, कितनी किताब अच्छी लगती है, आपकी किताब में तो कोई तस्वीर नहीं है। तो वहीं साहब जो है वो कहता है, तुम तस्वीर की बात करती हो, किताब में रेल की तस्वीर की बात करती हो, मैं आज 5 आने में रेल बढ़िया खिलौना खरीद के लाया हूं, वो देखो। और वो जाके दौड़ के लाता है, ला करके दिखाता है, ये देखो कितनी अच्छी रेल है, मैं इसमें चाबी भर दूंगा तो ये चलेगी। और तुम क्या लाई हो? 1 पैसे में मिट्टी का खिलौना। अब बड़े भाई साहब के सामने अकेले में आप किसी को अपमानित कर दें, ठीक है, बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन किसी के सामने इस तरह से जलील करना ये और बुरा लगता है। वहां जो है सुंदरी बहुत उदास हो जाती है कि बड़े भाई तो पिता की तरह हैं, बहुत बड़े थे वो, इन दोनों से काफी बड़े थे, इसलिए वो एक अभिभावक की तरह थे, गार्जियन की तरह थे। अब उनके सामने सुंदरी उदास होती है, तो बड़े भाई का काम है ना कि जो बच्चा उदास हो गया, दुखी हो गया, उसको थोड़ा सा जी बहलाना, उसको थोड़ा खुश करना। खुश कैसे होते हैं बच्चे, छोटे बच्चे? जो अपमानित कर रहा है उसको जब डांट पड़े तो इसके दिल में ठंडक मिलेगी। बड़ा तंग करता था, रास्ते में भी तंग कर रहा था, यहाँ भी मुझे छोटा दिखा रहा है, इसको अपने पैसे का बड़ा अभिमान है ना। अब बड़े भैया डांटे तो उसको अच्छा लगेगा। तो बड़े भाई ने उसके मन के दुख को समझते हुए उसे खुश करने के लिए, बच्चे को बहलाने के लिए उन्होंने कहा, कह रहे सुंदरी, नहीं, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ये साहब ये बेवकूफ है। अब जो साहब अपने को इतना मैंने समझ रहा था, उसको अगर उस सवेरे से जिसके पीछे पड़ा हुआ है कई दिन से, हमेशा अपनी बहन को तंग करता, छोटा दिखाने की कोशिश करता, और उस बहन के सामने अगर बड़ा भाई जो है वो उसको बेवकूफ कहे तो कैसा लगेगा? तो बेवकूफ जब कहा ना, बेवकूफ कह के कहा कि ये बेवकूफ है, पैसा पानी में फेंक आया है, ये गाड़ी खिलौना जो है ये जर्मन मेड है, जर्मनी का बना हुआ है, ये देश का पैसा दे आया बाहर के कारीगर को। तो इस पर बड़े रूखेपन से, माने बड़ा उदास होके और थोड़ा गुस्से में, थोड़ा हल्के से आक्रोश में वो कहता है, साहब नहीं, मैंने तो इसे अपने देश के आदमी से खरीदा है, रामदीन से, रामदीन जो बिसाती है, रामदीन बिसाती, रामदीन जो है खिलौने बेचने वाला, बिसाती का मतलब होता है ना जो फेरी वाले जो होते हैं, जो कहते आपने देखा होगा क्या, हर एक माल 10 रुपया ऐसा करके कोई लगा लेते हैं लोग, अपना ठेला गाड़ी वगैरह, उसके ऊपर खिलौने रखे रहते हैं। तो उस तरह से जो घूम घूम करके जो बेचता है मोहल्ले वगैरह में, वो बिसाती कहलाते हैं। तो रामदीन बिसाती की जब बात कहता है साहब, तो श्री राम जो है बड़े भाई साहब उसको समझाते हैं कि हाँ तुमने बिसाती से लिया, लेकिन बिसाती ने वो खिलौने कहाँ से लिए? खिलौना तो बाहर का है, तो बिसाती, तुम्हारा पैसा बिसाती के पास गया,
और बिसाती के माध्यम से वो गया विदेश पैसा। क्योंकि भारत में तो बना नहीं है कि देश का पैसा देश में रहेगा, वो तो बाहर का सामान है। तो जैसे भी हो पैसा तो बाहर ही जाएगा ना, तुम्हारे हाथ से उसके हाथ में, उसके हाथ से उसके हाथ में, माने अंततः वो बाहर ही जाने वाला है पैसा। या हो सकता है कि ऑलरेडी बाहर चला गया, उसके बाद वहां से जो खरीद के लाया है वो पैसा वसूल रहा है। तो उस खिलौने का जो पैसा है मूल रूप से जब खरीदा गया हो तो पैसा गया भारत का पैसा गया विदेश में, तो फिर देशी तो हुआ नहीं सामान। और अगर हम देश में हमारे जो कुंभकार हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनसे अगर हम खिलौने खरीदें तो बेचारे गरीब का पेट भरेगा, भारत का पैसा भारत में रहेगा, देश का पैसा देश में रहेगा। और वो जो गरीब आदमी जो अपना मेहनत करके, मजदूरी ये करके, अपनी कला से, अपनी कारीगरी से कुछ बनाता है, तो वो उस पैसे से उसके घर में चूल्हा जलेगा, उसके बच्चे खाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने देश का व्यापार बढ़ेगा, अपना देश समृद्ध होगा, अपने देश का धन अपने देश में रहेगा। इस पर तो तुम्हारा ध्यान गया नहीं, तो बाहर की चीज है खरीद लाए। आज भी हमारे देश में वही हो रहा है ना, आज भी हम ब्रांडेड सामान की ओर भाग रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, बाहर का है अच्छा है, अपने देश का कुछ है जल्दी उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ब्रांडेड खरीदने में लोग अपना वो एक तरह से स्टेटस मानते हैं कि हम ब्रांडेड सामान यूज करते हैं। तो ये चीज आज भी जहर जो है समाज में फैला हुआ है, तब भी था। और लोगों ने लड़ाई लड़ी, स्वदेशी आंदोलन हुआ, बहुत कुछ हुआ आजादी पाने के पहले। तो ये सब बात बता करके कहते हैं कैसे छोड़ो इन बातों को। तुमने जो है ना भाई, बड़े भाई जो हैं वो साहब को कह रहे हैं कि तुमने सुंदरी को नीचा दिखाया। सुंदरी तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें अपने पैसे का ये दिखा करके कि मेरे पास बहुत है, और हमेशा उसकी तुम निंदा करते रहे, उसको छोटा दिखाते रहे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये जो तुमने उसका दिल दुखाया है, तो जो दूसरों का दिल दुखाता है, दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है ना, वो गड्ढे में खुद गिरता है। तुमने उसे नीचा दिखाया, इसलिए तुम्हें नीचा दिखना पड़ा, इसलिए मुझे तुम्हें डांटना पड़ा। वरना तुम अच्छे लड़के हो, तुम अच्छे लड़के हो, गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ दोष है। मुझे लगता है कि तुम्हारे नाम का ये असर है। लोग तुम्हें साहब साहब कहते हैं ना, अपने आप को साहब समझते हो, इसलिए इस नाम का कुछ जो है ना बैड इफेक्ट, दुष्परिणाम तुम्हारे साथ हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आज से तुम्हारा जो असली नाम है, परिवार से जो तुमको नाम मिला है, उस नाम से तुम जाने जाओगे। तुम्हारा शुद्ध नाम है, भारतीय नाम है, हमारे परिवार का दिया हुआ नाम है हरि राम। आज से तुम हरि राम के नाम से जाने जाओगे। और ऐसा कह के वो फिर मैंने भाई को भी डांटा है। तो बहन दुखी थी, तो बहन को उन्होंने थोड़ा खुश कर दिया साहब को डांट करके। अब साहब को डांट दिया तो साहब को भी तो ठीक रखना है ना, उसको भी तो थोड़ा दुलारना है, क्योंकि वो तो सबसे बड़े हैं। जो डांटेगा वही प्यार भी करेगा। ये परिवार का ये मैंने संस्कार होते हैं परिवार के। ये नहीं कि आप केवल डांटते चलिए, डांटते हैं तो उसे प्यार भी कीजिए। ये सब इस कहानी से शिक्षा मिलती है। देखिए कितनी सफाई से और कितने कायदे से वो अपने भाई को उन्होंने डांटा, बेवकूफ वगैरह कह के सारा कुछ उनको ये किया। फिर समझाते भी हैं कि तुम अच्छे लड़के हो, केवल तुम्हारी आदतें खराब हो गई हैं। हाँ? तो अब आगे फिर समझाने लगे। जब भाई को समझा दिए, समझाने के बाद भाई को भी जो बहला दिए, भाई को भी जो चोट लगी थी, थोड़ा एक प्यार से कहते हैं दुलार देना, आदमी कहते हैं दुलार, प्यार से थोड़ा सा दर्द दूर हो जाता है, कष्ट दूर हो जाता है।
तो भाई को भी थोड़ा सा उन्होंने प्यार दिया और उसके बाद फिर आगे समझाने लगे कि ये ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं, तुमने किया, तुम्हारी अकेले की बात नहीं है, सारे देश के लोग यही कर रहे हैं। बाहर देश का पैसा कैसे बाहर जा रहा है, इस पर बड़ी चिंता उन्होंने उसकी व्याख्या की है कि लोग बाहर का सामान खरीदते हैं महंगा, और चूंकि पैसा है नहीं, तो पैसा नहीं है तो जो अनाज है, दाल चावल गेहूं जो घर में है, वही माने कौड़ी के भाव सस्ते दाम पे दे करके और महंगी चीज वहां से बाहर की चीज लेते हैं लोग, है ना। तो इस तरह से हर चीज पर अगर हम ये ध्यान दें कि हमें विदेशी ही माल चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, तो क्या होगा, विदेशी माल खरीदेंगे तो पैसा विदेश में जाएगा, तो देश का धन जो है वो विदेश जा रहा है। इस पर उन्होंने बड़ी चिंता दिखाई है और ये कहा भी है कि हमारे जो देश के चलाने वाले लोग हैं या और भी जो नागरिक हैं, वो भी कहते तो हैं कि हाँ भाई गलत हो रहा है, हमें अपने स्वदेशी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अपने देश में जो बना हुआ है उसी वही खरीदना चाहिए, उसी का प्रयोग करना चाहिए। मुंह से तो कहते हैं लेकिन करते नहीं है। अगर कहें उसका थोड़ा भी, 1/4 भी अगर पूरा करें तो बहुत बड़ी बात हो, लेकिन उतना भी लोग नहीं करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो इस पर उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है, ये मैंने इस कहानी का मूल जो सार है, उद्देश्य कहानी का यही है कि अपने देश से प्रेम करो। स्वदेशी सामान खरीदने का मतलब कि देश प्रेम है। आप अपने देश में बना, जैसे कपड़े में आप खादी ही अगर आप पहन रहे हैं, तो आप अपने देश में खादी का कपड़ा बन रहा है, उस इंडस्ट्री को, उस उद्योग को आप प्रमोट कर रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं। जो कुछ भारत में बन रहा है उसे खरीदते हैं, तो आप भारत के व्यापार को, भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें आप सहयोग कर रहे हैं। ये ध्यान देने की बात है। आप तो सीनियर क्लास में हैं, तो इतनी बात आप समझेंगे। अभी देखिए जैसे ये कोरोना का चल रहा है, तो उसमें कल आपके प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें स्वदेशी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, तब जाके हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट। ये बहुत बड़ी बात है। अपना बनाइए और अपने देश में उसको खपाइए, तो आर्थिक जो स्थिति है वो उसमें सुधार आएगा। और इसी पर थोड़ा सा वो ये भी कहते हैं कि हम अपने कारण, अपने व्यवहार के कारण हमारा देश गरीब से गरीब और अधम से अधम होते जा रहा है। अधम से अधम माने नीचे गिरते जा रहा है। हमारी स्थिति नीचे गिरती जा रही है, हम नीचे गिर, हमारा पतन हो रहा है। और ये सब सिखाने के बाद भाई को कहते हैं, देख भाई, तू अभी बच्चा है और आज जो सीखेगा वही आगे चल के काम आएगा। बचपन की जो सीख होती है, बाल्यावस्था में जो सिखाया जाता है, वही बड़े होकर के वो आधार बनता है। ये फाउंडेशन है, नींव है। भवन की नींव जमीन के अंदर होती है, तो नींव मजबूत हो तो भवन भी मजबूत बनेगा। ये घटना होती है यहाँ पर। दूसरा खंड कहानी का समाप्त होता है। अब कहानी 20 वर्ष के बाद की है। 20 वर्ष का समय निकल जाता है। हरिराम जो हैं और बुजुर्ग हो गए होंगे, बहुत बड़े हो गए होंगे, और श्री राम तो बहुत बड़े हो गए, और हरिराम जो हैं, जो साहब, बचपन का साहब, ये बड़ा होकर के अब हरिराम वर्मा, यानी उनके परिवार की टाइटल क्या है, सरनेम वर्मा। हरिराम वर्मा पढ़ लिख करके अपने शहर के जितने नामी वकील हैं उन वकीलों में से एक, बहुत बड़े वकील, BL, आप शब्द मिलेगा, BL, बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ लॉ, BL डिग्री होती है, जैसे MA, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, MSc मास्टर ऑफ साइंस, MCom मास्टर ऑफ कॉमर्स, ये सब आप जानते होंगे। वैसे ही BL जो है बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री है, कानून जो पढ़ता है।
तो बीएल पास करके वकील बने हैं और बड़े अच्छे वकील बने हैं। वकील बनने के साथ साथ अच्छे इंसान बने हैं और इतने अच्छे इंसान बने हैं, इतने दयालु, इतने परोपकारी कि उन्होंने अपने पैसे से, ये नहीं किसी से चंदा लेकर के, किसी से भीख लेकर के या किसी से चीट करके, किसी को ठग करके नहीं, अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने मातृ भंडार, ये मिलेगा आपको, पढ़िएगा, मातृ भंडार करके एक स्टोर खोला है, एक दुकान खोली है और उस दुकान में केवल भारत में बनी हुई चीजें ही बिकती थी, माने स्वदेशी, अपने देश की बनी वस्तुएं उस दुकान में होती थी भंडार में और वो बिकती थी। तो इस तरह से उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरिराम ने, जो बचपन का साहब है, बड़ा होकर के उनकी बड़े भाई से सीख मिली थी, शिक्षा मिली थी। और इधर सुंदरी जो है, जिनको बचपन में सुंदरिया कहा जाता था, ये सुंदर देई, देई शब्द देवी के लिए, सुंदर देवी, सुंदर देई जो है 11 वर्ष की अवस्था में, सोचिए आज 11 वर्ष में तो किसमें लोग किस क्लास में पढ़ते होंगे, बहुत मुश्किल से क्लास 6। तो उसी उम्र में उनकी शादी हो गई, सुंदरी की छोटी जो बहन थी उसकी शादी हो जाती है 11 वर्ष में, और वो कोई बहुत बड़े जमींदार हैं, उनकी पतोहू बनती है ना, मैंने डॉटर इन लॉ, मैंने एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे से उसकी शादी होती है। लेकिन देखिए जमींदार का बेटा जो है वो भी बड़ा सज्जन, बहुत थॉरो जेंटलमैन, और देश हितैषी, यानी देश का भला चाहने वाला। तो जो देश हितैषी होगा, देश के हित में काम करेगा, देश के इंटरेस्ट में काम करेगा, देश के भले के लिए काम करेगा, तो अच्छा काम करेगा। तो ऐसा सज्जन सुंदरी का पति था। और सुंदरी चूंकि जमींदार के घर की है तो वो मालकिन है घर की, है ना, बड़ा सा चाबी का गुच्छा लटकता होगा, घर में घूमती होगी चाबी का गुच्छा लटका करके। तो वो सुंदरी जो है, अब उसका देखिए कि वो उतने बड़े सज्जन की पत्नी है, तो पत्नी होने के नाते पति के जितने भी अच्छे काम हैं, सब काम में पत्नी का भी सहयोग रहता था, साथ रहती थी। तो ये है दोनों भाई बहन की कहानी, जिसमें बाद में चल के हम आपको कोशिश करेंगे कि साहब का जो चरित्र है उस पर एक नोट्स तैयार कर दूं, वो आपको दूं, और जो बहन है सुंदरी उसका कैरेक्टर, ये 2 कैरेक्टर इसमें मेन हैं, ये मैं बाद में बना करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। अभी आप मुझे सुनिए और किताब को पूरा ठीक से पढ़िए। मुझे लगता है कि मैंने कोई अंश छोड़ा नहीं है, इसके बावजूद आपको लगे, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे इतना समझाने के बावजूद यदि आपको लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग है, कोई चीज़ छूट गई है, तो हमेशा की तरह बेझिझक आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी शंका का समाधान करूँगा। धन्यवाद।